हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम। आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी एमएस सेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं लॉ एक्स एकेडमी के अंदर। लॉ एक्स एकेडमी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी और एमएस सेट एंड क्लैट यूजी एंड पीजी की तैयारी करवाती है। बहुत जल्द हम लोग हिमाचल जुडिशरी, हरियाणा जुडिशरी और पंजाब जुडिशरी के अंदर भी डेवलप करने वाले हैं। सो दिस इज एन एसेंशियल लेक्चर फॉर समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग फॉर PU 3 ईयर, PU 5 ईयर एज वेल एज एमएस सेट। सो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट्स एसेंशियल्स को। इंट्रोडक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा इस क्लास के अंदर। पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, कौन लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, अटैच टू अर्थ का क्या मतलब है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या मतलब है, ओरल ट्रांसफर का क्या मतलब है, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन का क्या मतलब है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, और केस लॉज हम इस क्लास के अंदर डिस्कवर करेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आया था, देखिए आप, इनैक्ट हुआ था 1882 में। ठीक है। और जब ये इनैक्ट हुआ है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी व गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ, इससे पहले जो है वो डिस्कवर किया जा रहा था इंग्लिश लॉ के द्वारा। यानी कि इंग्लिश लॉ जो इक्विटी का होता था उससे ये डिस्कवर किया जाता था, मतलब उससे ये गवर्न किया जाता था। इन द एब्सेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ any specific statutory provision, courts had to fall back upon English law on real properties sometimes, and वो इंग्लिश लॉ के ऊपर चलते थे। तो अगर आपको क्वेश्चन एक सिंपल सा आ जाए कि भाई कौन सा लॉ जो है वो चलता था, तो गाइज इसमें चलता था हमारा, कौन सा लॉ चलता था, हमारा इंग्लिश लॉ जो है वो चलता था। अब जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आ गया है तो सबसे पहले पूछा जाएगा कौन से साल के अंदर आया है। तो आप लिख लीजिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1882। क्या लिखना है आपने? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1882। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएं। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएं। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपको कवर हो गया। ठीक है, तो 1882 के अंदर ये आया है। राइट। लॉ कमीशन आई और उन्होंने फिर एक सिंपल सा, जिसे कह सकते हैं कि एक बनाया, लॉ बना दिया। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है एनी एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ, एंड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट। सेक्शन 5 का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो सेक्शन 5 आपको बोल रहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है। An act by which a living person conveys a property in present or in future to one or more other living person or to himself, and to transfer property is to perform such act। तो गाइस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का आपको मतलब यहां पर पता होना चाहिए कि आपने या तो किसी और को प्रॉपर्टी दी, या तो आपने खुद को प्रॉपर्टी दी, और वो दोनों पर्सन लिविंग होने चाहिए। यानी आपने खुद को भी प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? मान लेते हैं आप एक कंपनी चलाई आपने, लेट्स से गणेश एंटरप्राइजेस लिमिटेड, उसके ओनर है गुरमनदीप सिंह। गुरमनदीप सिंह कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने कंपनी के नाम पे जगह ली थी, पर वो कंपनी छोड़ रहे हैं, कंपनी को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक वन पर्सन कंपनी है, उन्होंने वो कंपनी का जो प्रॉपर्टी है अपने बच्चे के नाम करनी है, तो उन्होंने कंपनी डिसॉल्व की, अपनी ही प्रॉपर्टी अपने नाम पे की, अपने नाम पे कर ली। तो दैट इज कि सीईओ ऑफ गणेश एंटरप्राइजेज ट्रांसफर्ड द कंपनी कंपनी प्रॉपर्टी टू गुरमनदीप सिंह। चाहे दोनों सीईओ गुरमनदीप ही है और बंदा जो जिसको ट्रांसफर कर रहा है वो खुद ही है, लेकिन बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ, एंड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट। तो क्या सिंगल पर्सन कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी? एक्चुअली देखिए, पर्सन तो आपको वो सिंपल पर्सन भी कर सकता है, बट इन डिफरेंट लीगल कैपेसिटीज। तो ये यहां पर एक टची क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ट्रांसफर का मतलब प्रोसेस है बाय विच एन एक्ट, जिसे कह सकते हैं आप कि समथिंग इज मेड ओवर टू अनदर, and I may transfer my watch to you for a day, I may transfer it to you absolutely by sale, gift, exchange। ठीक है, तो इसमें मेन चीज ये कि मैं आपको दे रहा हूं वो चीज, आई एम गिविंग यू दैट, आई एम गिविंग यू दैट थिंग फॉर यूजेज। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया।
एब्सोल्युटली बाइदर बाय सेल, गिफ्ट और एक्सचेंज, तो सारा इसके अंदर आता है। अब हम चलते हैं आगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इट इज क्लियर दैट अबव डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सक्लूड प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया के लिए नहीं है, आउटसाइड इंडिया के लिए नहीं है, और टेरिटरीज जहां पर ये है अप्लाई तो वहां पर ये नहीं है। इन द इट इज क्लियर अबव डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सक्लूड प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया और इन टेरिटरीज वेयर द एक्ट डज नॉट अप्लाई। If the transfer is effected at a place where act is enforced, right and liability of the party will be determined by the provisions of the act। तो ये प्रॉपर्टी जो आउटसाइड इंडिया है जहां पर ये एक्ट नहीं अप्लाई करता वहां पर नहीं लगेगा, वहीं पे लगेगा जहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की एप्लीकेशन है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसके अंदर अब ये चीज आएगी कि व्हाट इज प्रॉपर्टी, जिसके लिए आपको जस्ट इन रैम मिलता है। जस्ट इन रैम का मतलब है आप अपनी प्रॉपर्टी को अगेंस्ट द वर्ल्ड इन लार्ज एंजॉय कर पा रहे हो, उसको लिखो जस्ट इन रैम। जस्ट इन रैम का मतलब है, देखो आपने प्रॉपर्टी ली, आपने वो प्रॉपर्टी जो है अपने लिए यूज करनी स्टार्ट की, तो आप कैसे कर पाओगे सिर्फ अपने लिए यूज, जब आप पूरे वर्ल्ड को बोलोगे भाई ये मेरा हिस्सा है प्लॉट का, आप इसमें नहीं एंटर कर सकते, इसमें अगर आप एंटर करोगे तो ट्रेसपास का राइट लगेगा। आप अगर इसमें एंटर करोगे तो आपको मैं स्यू कर दूंगा न्यूसेंस के लिए, ट्रेसपास के लिए, मेरी प्रॉपर्टी में अंदर आने के लिए। अगर आप मेरी प्रॉपर्टी में रात को अंदर आएंगे मैं आपको गोली से भी उड़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं प्राइवेट डिफेंस कर रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी का, आप चोर भी तो हो सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है। काइंड्स ऑफ ट्रांसफर क्या है, सेल है, मॉर्टगेज है, लीज है, एक्सचेंज है और गिफ्ट है। दीज आर द काइंड्स ऑफ ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी के हो पाते हैं। प्लीज इसे लिखिए, सेल, मॉर्टगेज, लीज, एक्सचेंज। सेल, मॉर्टगेज, लीज, एक्सचेंज एंड गिफ्ट। प्लीज इसे लिखिए, प्लीज इसे लिखिए। सो सेल है, मॉर्टगेज है, लीज है, एक्सचेंज है और गिफ्ट है। ये जो है ये ट्रांसफर के दिए गए हैं। सेल है, मॉर्टेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट। इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से कि क्या क्या होता है। अ फैमिली सेटलमेंट इज नॉट अ ट्रांसफर। देखिए फैमिली सेटलमेंट ट्रांसफर क्यों नहीं है, देखो हमने यहाँ पढ़ा था ना, तो फैमिली सेटलमेंट में सेल हुई ना, मॉर्टगेज हुआ ना, लीज हुई ना, एक्सचेंज हुआ ना, गिफ्ट हुई। फैमिली सेटलमेंट क्या होती है, मैं गुरमनदीप और कृष्ण भाई है, मैंने कहा भाई गुरमनदीप नाभे च जेड़ा प्लॉट है ਤੁਹਾਡਾ, चैल हिमाचल ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ प्लॉट है वो कृष्ण ਦਾ, ਤੇ चंडीगढ़ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ प्लॉट है उस मेरा। मान लेते चैल में रेस्टोरेंट है, नाभा में बहुत बड़ी एग्रीकल्चर जमीन है और चंडीगढ़ में एक घर है, तीनों की प्रॉपर्टी वैल्यू 1-1 करोड़ रुपए है, लेट से। तो हमने बस अपने आपस में सेटलमेंट कर लिया, ये ट्रांसफर तो नहीं हुआ बट ये सेटलमेंट हो गई है। ये क्या होती है कि चलो भाई तुम अपने हिसाब से देख लो, मान लो मेरी नौकरी चंडीगढ़ में है, गुरमनदीप का फार्मिंग कर रहा है वो नाभा में है, और कृष्ण जो है उसका अपना, उसने अपना होटल बिजनेस खोला हुआ है, तो वो वहां पे कर रहे हैं बस काम। सेक्शन 7 प्रोवाइड्स फॉर, तो फैमिली सेटलमेंट इज नॉट ट्रांसफर। तो अगर क्वेश्चन पता है कैसे आता है, इसके अंदर क्वेश्चन आएगा इसके अंदर आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर। अब बोल देंगे गिफ्ट, एक्सचेंज, लीज और फैमिली सेटलमेंट। अब गाइस वहां पे ना इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर हमारे मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं। हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए, फैम भाई लीज तो है, एक्सचेंज भी है, ट्रांसफर तो जा ही रहा है ना। एक्सचेंज में क्या हो रहा है, मान लो मैं अगर क्वेश्चन को बोल रहा हूँ भाई अपना नाभे वाला जो तुम्हारा प्लॉट है, मतलब मान लेते कृष्ण और मैं फैमिली नहीं है, उसके बदले मुझे चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी दे दो, मैं नाभे वाला लेना चाहूंगा, तो मैंने एक्सचेंज किया, उसके बाद जमीन जाएंगी इधर उधर, हम दोनों चेंज हो रहे हैं। मॉर्टगेज में भी है, एक्सचेंज में भी है, गिफ्ट में भी है। तो कोई प्रॉब्लम है यहाँ तो प्लीज बताओ। ठीक है जी, समझ आ गया कि नहीं। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप जैसे क्या होता है, मैंने अब जैसे आपका एग्जाम माइंडसेट में मैं आपके पास जाऊं तो 100 क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस में गलतियां होती हैं। और ऐसे 10 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए, मतलब इसी लेवल के गलत कर दिए 10 क्वेश्चंस, तो फिर रैंक नहीं निकलता है, क्योंकि 10 क्वेश्चंस का मतलब है वो 10 तो गए गए, 2.5 नंबर नेगेटिव लगा। अगर लेट से मैं 80 मार्क्स स्कोर कर रहा था, अब सडनली मैं 68.5 मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ। अगर मैं 70 मार्क्स स्कोर कर रहा था तो मैं 58.5 स्कोर कर रहा हूँ। 70 मार्क्स पे रैंक 3 है, या रैंक 4 या रैंक 5 है, और 58.5 पे रैंक 160 है। कहाँ आपकी सिलेक्शन हो रही थी और कहाँ अब आप रेस से ही बाहर हो गए। तो ये फर्क रहता है। ऐसे 10 क्वेश्चन ही करने हैं आपको, हर 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे गलत कर दोगे आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, तो गेम से आउट हो जाते हैं।
और ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हर्षल और आप अभी बैठे हो, ये पनीत बैठे, कृष्ण बैठे हैं, उस वाले पेपर में जानवी और मानवी ने बस हर एक 10 क्वेश्चन पे, 12 क्वेश्चन पे एक दो क्वेश्चन आपसे ज्यादा सही किए हैं। एम आई क्लियर क्वेश्चन? समझ में आ रहा है या नहीं? कि वो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो 5-5 नंबर में ज्यादा, 6-7 क्वेश्चन में ज्यादा कर जाते हैं, तो बस उसी के नेगेटिव, और वो नहीं होता, बस दैट्स इट। इतना सिंपल सा गेम है एंट्रेंस एग्जाम्स का। कोई बोले जी नहीं आप अच्छे नहीं हो, इंटेलिजेंट नहीं हो, दिस इज ऑल बुलशिट। आपको सिर्फ पेपर करना है और कट ऑफ देके ध्यान रखते हुए पेपर करना होता है। ठीक है, फैमिली सेटलमेंट इज नॉट ट्रांसफर। लिखिए इसको, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। Section 7 provides for competency to transfer for a valid transfer. It provides that every person is competent to contract and entitled to transferable property or authorized to dispose of transferable property, not his own. तो सेक्शन 7 आपने लिखना है, प्लीज इसे लिखिए। सेक्शन 7 जो है वो करिए। ठीक है, एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये वैलिड ट्रांसफर में। कॉम्पिटेंट मतलब 18 साल से बड़ा होना चाहिए। एंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? देखो भाई, आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो ऐसी होनी चाहिए जो कि ट्रांसफर की भी जाए। जैसे लेट से मैं बोलूं कि मुझे रॉक गार्डन, रोज गार्डन चंडीगढ़, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी, मुझे उसे ट्रांसफर करना है परनीत को, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे पास पावर ही नहीं है, और पब्लिक प्रॉपर्टी है। मैं बोलूं मुझे हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा को ट्रांसफर करना है, कृष्ण को, नहीं कर सकता मैं ट्रांसफर, मेरे पास राइट्स नहीं है। ऑथोराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन। अगर आपको पावर ऑफ अटर्नी दी गई है तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेट्स से कि बहुत बूढ़ा हो गया है गुरमनदीप सिंह, 90 साल का हो गया, हाथ चलते नहीं, उसने पावर ऑफ अटर्नी दी मुझे, मैं उसका लीगल लॉयर हूँ। उसने बोला जी देखो ये प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉफिट पे बेच दो, तो वो आप बेच दो, तो मेरे पास है ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी के राइट्स, पावर ऑफ अटर्नी। कौन इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी आइदर होली और इन पार्ट? या तो पूरी दे दो, 50 एकड़ है पूरी का जो 50 एकड़ या 25 एकड़, आइदर एब्सोल्युटली दे दो या कंडीशनली दे दो। लीज में, लीज में कंडीशनल होता है ना कि आप इसको 10 साल के लिए एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दे सकते हैं, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। तो पर्सन के पास ये एब्सोल्यूट तो मतलब सेल कर दिया आपने प्रॉपर्टी, अब तो आपका कोई राइट नहीं बचा, क्या गिफ्ट कर दी प्रॉपर्टी, कोई राइट नहीं बचा। कंडीशनल है, जैसे आपने लीज पे दी, मॉर्टगेज दिया, वापस ले सकते हो ना, वापस ले सकते हो। पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर कौन है? सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड कौन कौन पर्सन कॉम्पिटेंट है, ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, ऑफ साउंड माइंड। पहली बात है, आपको सेक्शन 11 देखना है कि कौन से एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। साउंड माइंड होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, माइंड एकदम ठीक होना चाहिए, इडियट नहीं होना चाहिए, लुनाटिक नहीं होना चाहिए, लेप्रोसी नहीं होनी चाहिए, दौरे नहीं पड़ते होने चाहिए उसको, और डिस्qualified नहीं है। लेट्स से कि आप जेल में बैठे हैं, आपने कोई सेबी का लॉ तोड़ा है, आपने इकोनॉमिक ऑफेंडर हो आप, तो आप प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर कर सकते हो। या फिर आपको कोर्ट ने जो प्रॉपर्टी है वो कुर्क लगा दिया उसके, तो भी नहीं आप कर सकते हो। या आपको रोका गया है कि आप ये नहीं कर सकते ट्रांसफर, कोर्ट कई बार आदेश दे देता है, तो फिर नहीं हो सकता। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पे हम देखेंगे। सेक्शन 26 ऑफ सेक्शन 3। देखो जनरल क्लॉजेज एक्ट को आप लिखो जरा, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 लिखो आप। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 जो है, ये जो है ये ना डेफिनेशंस देता है। मैं बताता हूँ, जैसे जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है ये डेफिनेशंस देता है। तो डेफिनेशंस के अंदर क्या क्या आता है? जैसे मैं आपने ये करना है इसको, जो भी लोग बाहर से भी क्लास सुन रहे हैं वो प्लीज, सेक्शन 3 में क्या क्या आ रहा है देखो। अबेट का मतलब, एक्ट का मतलब, एफिडेविट का मतलब, बैरिस्टर का मतलब, उसके अलावा ब्रिटिश पोजेशन का मतलब, सेंट्रल एक्ट का मतलब, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब, चैप्टर का मतलब, रेवेन्यू अथॉरिटी का मतलब, कलेक्टर का मतलब, कॉलोनी का मतलब, कमेंसमेंट का मतलब, काउंसलर ऑफिसर का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, डॉक्यूमेंट का मतलब, इनैक्टमेंट का मतलब, फादर का मतलब, फाइनेंशियल ईयर का मतलब, गवर्नमेंट का मतलब, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब, इम्प्रिजनमेंट का मतलब, इंडिया का मतलब, इंडियन लॉ का मतलब, लोकल अथॉरिटी का मतलब, इंडियन स्टेट का मतलब, मास्टर का मतलब, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब, ओथ का मतलब, ऑफेंस का मतलब, ऑफिशियल गैजेट का मतलब, पॉलिटिकल एजेंट का मतलब, प्रोविंस का मतलब, प्रेसिडेंसी टाउन का मतलब, रजिस्टर्ड का मतलब, पब्लिक न्यूसेंस का मतलब,
सेक्शन का मतलब, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट का मतलब, शेड्यूल का मतलब, रूल का मतलब, साइन का मतलब, स्टेट का मतलब, स्वेयर का मतलब, वेसल का मतलब, विल का मतलब, और ईयर का मतलब। तो ये आपने एक बार सेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट टाइप करोगे आप तो आ जाएगा, आपने उसको कर लेना है। इन्होंने क्या बोला, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? लैंड बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ। तो लैंड हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो चेंज तो नहीं कर सकते आप। चैल या हिमाचल में जो सोलन में लैंड है वो उठा के चंडीगढ़ थोड़ी ले आओगे। सॉइल ला सकते हो, लैंड नहीं ला सकते। लैंड थोड़ी उठा दो, लैंड तो वहीं पे है। बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, जो बेनिफिट अराइज होता है आउट ऑफ लैंड वो। एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ, तो बेनिफिट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ जो है ये सब इसके अंदर आता है। राइट टू कैच एंड कैरी अवे द फिश बीइंग अ प्रॉफिट प्रेंडरे वाज कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू कैच एंड कैरी अवे द फिश बीइंग अ प्रॉफिट प्रेंडरे वाज कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। राइट टू कैच एंड कैरी अवे फिश, ये क्या है? देखो, एक जगह पे जहां पे आप कैच करते हैं ना फिश को, मान लेते हैं मैंने सेक्टर 22, लेट से नदी जा रही है, वो रोड नहीं है सेक्टर 22 के सामने, वो नदी है। नदी में मैंने मालवा टायर या अपने लॉयक्स एकेडमी के बाहर मेरा एक अड्डा है, वहां पे बेस्ट फिश मिलती है, तो वो मेरी इमूल प्रॉपर्टी होगी ना यार, वहीं से फिश, बेस्ट फिश मिल रही है, मैंने उस पर अधिकार जमा लिया है। तो राइट टू कैच एंड कैरी अवे द फिश बीइंग अ प्रॉफिट प्रेंडरे वाज कंसिडर्ड एज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, वहां पे फिश कैच करने को इमूवेबल प्रॉपर्टी बोल दिया गया था। ठीक है। ये सब आपको नहीं आएगा। ठीक है। राइट ऑफ वे, राइट ऑफ फेरी, राइट टू फिशरी, एक जगह पे ही जो राइट्स होते हैं ना, कि मुझे यहाँ पे बोट चलानी है, यहाँ पे फिशिंग करनी है, यहाँ से मुझे पानी निकालना है, मालिकाना हक है। राइट टू होल्ड लैंड रेंट फ्री, ईजमेंट है, मेरे को इस जगह से रास्ते से जाता हूँ तभी मेरे को घर तक पहुंच पाता हूँ। कई बार होता है ना, गांव में किसी की जगह से गली निकली होती है, तो वो गली फिर ईजमेंट राइट में आ जाती है, आप उसको बेच नहीं सकते। राइट टू कलेक्ट रेंट, राइट टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम अ फेयर, क्लेम टू मेंटेनेंस, ये सब आपके इसके अंदर आते हैं। ठीक है। लीज ऑफ कोल माइन, राइट टू टेक फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूडिंग टेंडू लीव्स, सॉइल फॉर ब्रिक्स, क्लेम फॉर अनपेड परचेज मनी, ये सब ऐसे आपको याद नहीं करना। राइट टू रियल लैक लीजेस, राइट टू कैच एंड कैरी अवे फिश, वेस्टेड रिमाइंडर, याद नहीं करना, बस पता होना चाहिए कि मूवी प्रॉपर्टी में आता है। अटैच टूवर्ड्स का मतलब क्या है? जो धरती के साथ जुड़े हुए हो, वॉल्स एंड बिल्डिंग्स जैसे धरती के साथ जुड़ी होती हैं। वॉल को पट के आप शिमला का घर आप उठा के चंडीगढ़ नहीं लेके जा सकते, बिल्डिंग भी उठा के नहीं लेके जा सकते। ट्रीज एंड श्रब्स भी आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। आप ये थोड़ी बरगद का पेड़ उखाड़ के ले जाओगे। अटैचमेंट, जिसका बेनिफिशियल एंजॉयमेंट अर्थ के अंदर ही जब वो अटैच कर दिया, जैसे वेल हो गया। वेल आपने कुआं एक जगह खोद दिया, अब आप ये थोड़ी बोलोगे कुआं में उसी कुएं का पत्थर कहीं और ले जाके करूंगा तो वो कुआं मेरा हो जाएगा। नो, वो कुआं जहां का है वहीं पे रहेगा। वॉट एवर इज प्लांटेड ऑन द सॉइल बिलोंग्स टू द सॉइल। ठीक है। वॉट एवर इज प्लांटेड ऑन द सॉइल रिमेन्स ऑन द सॉइल। अब जो चीज इसके अंदर नहीं आती है ना गाइस, वो था मेरे ख्याल से मैं आपको बता देता हूँ। टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। स्टैंडिंग टिम्बर, टिम्बर को आप उगाते क्यों? काटने के लिए, सिर्फ पता होता है पहले से कि काटने के लिए टिम्बर को, लकड़ी के लिए उठाया जा रहा है। ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स भी आप क्यों उगाते हैं? खाने के लिए। मतलब वो लैंड से अटैचमेंट तो उसकी नहीं है ना, उसका सिर्फ ये है कि भाई उगो, काटेंगे तुम्हें 2 महीने में और खाएंगे। और ग्रास, ग्रास भी भेड़ बकरी सब जो है वो खा जाते हैं, अगर आपने अपने पशु को देना है तो आप काट के ले जाते हैं। तो क्या क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी, 3 चीजें नहीं है, टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। ध्यान रहे, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, और पिछले साल या पिछले साल में क्वेश्चन आया है, तो वहां पे हम ये कर देते हैं भाई ट्रीज तो थे सर ने तो, अरे ट्रीज तो धरती से जुड़े रहने के लिए ही होते हैं मेजरली। मैंगो ट्री हो गया, पीपल ट्री हो गया, अनटिल उसकी लकड़ी काटनी है। बट टिम्बर, टिम्बर का जो ट्री है वो तो पैदा ही लकड़ी के लिए किया जाता है, बहुत जल्दी पैदा होता है, बहुत जल्दी मतलब बढ़ता है, और वो इसीलिए होता है। ठीक है। तो टिम्बर जो है वो इसके अंदर नहीं आता।
5 to 7 years। पॉल्वोनिया टिम्बर ट्री 10 से 15 फीट हो जाता है इन अ ईयर। 15 फीट इन एन ईयर। 15 फीट यानी मेरा ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। और मैच्योर कर जाता है 5 साल में। तो 5 साल के अंदर जब ये हो जाता है तो फिर बस आप इसको घर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। नहीं है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट योर सिलेबस। ये भी आपका सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा। ओरल ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो विदाउट राइटिंग हो जाएगी इन एवरी केस इन विच राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो ऑल सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अदर इंटेंजिबल थिंग्स जो है ये हो जाएंगे। वैल्यूज एट 100 रुपीज से अपवर्ड्स है। तो इसके लिए आपको राइटिंग चाहिए। 100 रुपए के ऊपर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो ओरल नहीं हो सकता। बाकी चीजें ओरल हो जाएंगी। बट राइटिंग के लिए क्या क्या चाहिए? 100 रुपए, यानी कि सारी प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट 100 रुपए से ऊपर ही होती है। तो फिर आपको रिटर्न करनी। ये रिटर्न इसलिए की जाती है गाइस क्योंकि देखो, मैंने ओरली आपको बोला कि मैंने ये जगह आपके नाम कर दी। कल को कृष्ण के नाम कर दी। कल को पनीर आ गई, पनीर ने बोला नहीं सर ने तो मेरे नाम की थी। फिर अब पता कैसे लगेगा? पता ऐसे लगेगा कि भाई जमीन है, 100 से ऊपर वैल्यू है। तो आप रजिस्ट्री ऑफिस गए, वहां पे आपने स्टैंप किया, सब कुछ किया, बयाने रजिस्ट्रियां सब हुई और वहां पर ये हो गई। ठीक है। लीजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, ये भी आपको रजिस्टर करनी लिखनी पड़ती है। ठीक है। 1 साल से ऊपर अगर आप दे रहे हैं लीज में तो आपको करना पड़ेगा। एक्सचेंज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपए से ऊपर। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गिफ्ट भी करनी पड़ेगी। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम भी करना पड़ेगा। यानी 100 रुपए की वैल्यू रखो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पीयू में आया भाई, कितने से कम? 100 रुपए से ऊपर की वैल्यू जो है, सारी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वैल्यूज 100 और अपवर्ड्स करनी पड़ेगी आपको। ऑल मॉर्टगेजेस 100 रुपए से ऊपर करनी पड़ेंगी। लीजेस फॉर ईयर टू ईयर और फॉर टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर करनी पड़ेगी। यानी साल से कम की लीज है तो जरूरी नहीं है। एक्सचेंज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपए से ऊपर करनी पड़ेगी। एक्सचेंज भी, सेल तो है ही। देखो गिफ्ट में 100 रुपए नहीं है। गिफ्ट सारी की सारी करनी पड़ेंगी, चाहे 100 रुपए की हो या ना हो। अब ये क्वेश्चन है, देखो सब में हम ये करेंगे नहीं, गिफ्ट में भी सर पक्का मैं आपको बता रहा हूं, आप में से मैं 6 के 6 लोगों को क्वेश्चन देता पीयू के पेपर में, तो आपने 100 रुपए के हिसाब से इस क्वेश्चन को गलत कर देना था। यही आपको बस निकालना होता है कि एंट्रेंस पेपर के अंदर कि भाई गिफ्ट में तो 100 रुपए है ही नहीं। गिफ्ट तो सारी की सारी हमने रजिस्टर करके ही देनी है। क्यों देनी है? कोई मुझे इसका रीजन बता पाएगा? अगर वो ऑनलाइन भी जो दर्शक सुन रहे हैं वो बता पाए। कोई बोल सकते हो भी आप क्लास के बीच में। व्हाई डू यू थिंक? व्हाई डू यू थिंक? बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब गिफ्ट दी जा रही है तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं रहा है सेल का, ये तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दिया जा रहा है। अब मैं तो किसी को भी दे दूं, वही बात है, कृष्ण को दे दिया, पनीत को दे दिया विदाउट एनी वैल्यू। मेरा कृष्ण भी बेटा है, पनीत भी बेटी है। तो कल को तो बहुत लड़ाई हो जाएगी ना। गिफ्ट तो ऐसी ही होगी। कम से कम ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ तो कंसिडरेशन दी जाती है। 1 करोड़, 2 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख उसका रिकॉर्ड होता है। पैसा ट्रांसफर का रिकॉर्ड होता है। गिफ्ट में तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। फिर तो कोई भी क्लेम करता रहे जी रोहित सर ने अपनी गाड़ी मुझे गिफ्ट कर दी, एकेडमी मुझे गिफ्ट कर दी, मुझे मेरी बुक, मेरी सारी बुक्स ले जाओ आप निकाल के। पनीत के पास तो चाबी भी है, बोले सर ने तो गिफ्ट कर दी मुझे। ठीक है। तो लेकिन एनीवेज हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आपको करनी ही पड़ेगी। गिफ्ट तो है जनरली रजिस्टर करनी पड़ती है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए, ये आपका उसमें नहीं है। व्हाट मे बी ट्रांसफर, जैसे हमने किया था डिस्कस, क्या क्या ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में भी ट्रांसफर, सब टाइप की प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल हो सकती है। क्या ट्रांसफर नहीं हो सकता? चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट।
आप ये बोल के प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं कि मुझे लेगेसी मिलने वाली है। मान लेते हैं मेरे पिताजी है, पिताजी के पास 2 करोड़ रुपए है, मैं बोल रहा हूँ कृष्ण को, कृष्ण तो मुझे 25 लाख दे दो और मैं अपने पिता की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर करता हूं। मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि अरे जब पिताजी मरेंगे या मुझे कुछ प्रॉपर्टी देंगे लिखित में तब तो मैं दे सकता हूं। अरे सिर्फ ये कि मैं अकेला बेटा हूं और मुझे ही पिताजी की मृत्यु के बाद ये आएगा, तो ये तो ऑब्टेनिंग अ लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किंग्समैन हुआ ना। ये तो चांस ही है। मान लेते हैं पिताजी नहीं गए, मैं ही चला गया, कल को मेरा लेट से पहाड़ गिरा यहाँ पे और जाखू पर्वत से हनुमान जी की मूर्ति मेरे ऊपर ही गिर गई और मैं खत्म हो गया, तो फिर मैं तो बना ही नहीं लीगल ईयर, पापा ही रह गए। तो कैसे होगा फिर? मियर राइट ऑफ री एंट्री, easement कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। तो मियर राइट ऑफ री एंट्री ये भी नहीं हो सकता। मैंने ये बोला था कि देखो आप प्रॉपर्टी का ढंग से यूज करना है आपने, और अगर आप ढंग से यूज नहीं करते हैं तो हम वापस ले सकते हैं प्रॉपर्टी को। तो री एंट्री किसकी? ओनर की है। वो आप किसी ओनर किसी और को नहीं दे सकते, ओनर का ही राइट है। ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। देखिए मेरा हमारा घर है एक, मान लेते मैं ऊपर, कृष्ण मेरा छोटा भाई है, ऊपर रह रहा है, मैं नीचे रह रहा हूँ। सीढ़ी जाती है घर से ही जाती है और ऊपर पहुंचा देती है। कृष्ण कह रहा है कि सीढ़ी उसी के लिए बनाई है ताकि वो ऊपर का फ्लोर पे रह पाए। कृष्ण कह रहा है भैया मैं घर तो अपने पास मैं सीढ़ी को ना परनीत को देना चाहता हूँ, जो सीढ़ी सीमेंट की है। परनीत का घर साथ में है। बोल रहा है कि मैं सीढ़ी जो है वो मैं परनीत के नाम कर दूंगा और मैं हेलीकॉप्टर से लैंड किया करूंगा अपने घर पे, लेट से, या मैं रस्सी डाल के कर दूंगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि वो ईजमेंट है। वो सीढ़ी क्या है? ईजमेंट है, राइट ऑफ वे है। कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी जो पर्सनली इंजॉयबल है वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेट से कि मैंने बोला कि कृष्ण को मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और ये बोला कि ये मेरे बेटे की है, लेकिन जब तक बेटा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक आप इसे एंजॉय करेंगे, 18 साल के बाद आप उसे दे देंगे। तो मैं बताऊंगा आपको। प्रणीत मैंने क्वेश्चन देख लिया है, तो ये जो है इंटरेस्ट पर्सनली मैंने कृष्ण को ट्रांसफर किया। कृष्ण इसको जानवी और मानवी को नहीं दे सकता। और राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस नहीं ट्रांसफर हो सकता। मियर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मैंने बोला कि मैं कमिश्नर ऑफिस चंडीगढ़ गुरमनदीप सिंह को ट्रांसफर करता हूं, नहीं कर सकता। पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। स्टाइपेंड जो पेंशन मिल रही है, सैलरी मिल रही है, वो मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि वो आपको पर्सनल कैपेसिटी में दी जा रही है। कोई भी ट्रांसफर ऐसा नहीं हो सकता जिससे कि अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हो, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट जो है वो हो। सो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको प्रॉपर्टी दूंगा और उसके बदले में आप मुझे 2 2 किलो गांजा दे दो। ठीक है? नहीं हो सकता। ठीक है जी। सो ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, पब्लिक ऑफिस, सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिस, स्टाइपेंड, पॉलिटिकल पेंशन नहीं हो सकता है। ये भी हमने कर लिया। स्पेक्स सक्सेशनिस्ट क्या होता है? ये वही वाला है जो मैंने आपको बोला, पिताजी के जाने के बाद मेरे नाम पे ही आएगी तो मैं तुझे आज ही दे देता हूँ प्रॉपर्टी। नहीं हो सकता, पिताजी जाएंगे तभी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे आएगी। लोग मार देते हैं ना अपने पिता को या अपने भाई को उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि तब तक उनके हाथ में प्रॉपर्टी नहीं होती है। चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन सक्सेट, इसको स्पेक्स सक्सेशनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, या ये तीनों पॉइंट्स आप लिख लीजिए। स्पेक्स सक्सेशनिस्ट क्या होता है? स्पेक्यूलेशन है कि आप सक्सीड करोगे प्रॉपर्टी को। स्पेक्यूलेशन है, किया नहीं है, स्पेक्यूलेशन है। किया नहीं है, स्पेक्यूलेशन है। ठीक है। ठीक है, एयर एपरेंट इज एपरेंटली एन एयर बट नॉट अ लीगल एयर। ये देख लीजिए, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप इसको लिख लीजिए। देखो भाई, कई क्लास में ही लिख लो। बाद में ये जब भी यूट्यूब पे भी जाएगा तो कहाँ आप यूट्यूब पे बार बार इसको स्क्रॉल कर करके लिखोगे? जो नोट्स आपके अभी बन जाए वो अभी बन जाए। यूट्यूब पे लेक्चर्स जा रहे हैं वो बाकी दुनिया के लिए जो इसको देखेगी, ऑब्वियसली वो लोग भी बेनिफिट करेंगे इसके अंदर, बट द थिंग इज कि आप बेनिफिट कीजिए।
जो भी लोग इसको देख रहे हैं। बट आप लोग तो लाइव क्लास में, तो आप लाइव क्लास के बाद मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और उसका मैं लाइव आंसर दूंगा आपको। तो ऑब्वियसली आपका डिसिप्लिन से सिलेबस खत्म हो जाएगा। हेयर अपेरेंट इज अपेरेंटली एन एयर बट नॉट अ लीगल एयर। तो ये आई थिंक यहाँ तक डेफिनेशन खत्म है। ठीक है। देखो ये मैंने आपको ही बताया, राइट टू री एंट्री क्या मैंने, पर्सन गिव्स द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू अनदर एंड आफ्टर सम टाइम ही इज एंटाइटल्ड टू गेट इट बैक, देन ही इज राइट टू टेक बैक इज द पोजेशन इज कॉल्ड द राइट ऑफ री एंट्री। ठीक है। राइट ऑफ री एंट्री है तो वो आता है, देखिए ईजमेंट आ गया ये। A is the owner of the house X and he has a right of way through the adjoining land of B. A's house is a dominant heritage and B's land is a servient heritage. Right of way is an easementary right. This right exists for beneficial enjoyment of A's house, therefore it is not a personal right of A. आपकी प्रॉपर्टी में से किसी के घर के जाने का रास्ता निकलता है। गांव में ऐसे कई घर होते हैं जो लैंडलॉक्ड होते हैं, आपकी प्रॉपर्टी में से घर का उनका रास्ता निकल रहा है जाने का, लेकिन क्या आप वो रास्ता बेच सकते हैं? अरे वो तो आपकी प्रॉपर्टी इंजॉय करने के लिए रास्ता निकला, रास्ता तो अलग से थोड़ी बेच दोगे। रास्ता तो ईजमेंट है। आपकी प्रॉपर्टी आप बेच सकते हो, जिसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी उसे वो रास्ता भी मिल जाएगा जाने आने के लिए। वो ईजमेंट राइट है, उसको आप छेड़ नहीं सकते। मेरे खुद के नाना नानी का जो घर है, उनके छोटे भाई है, उनके खेत से पानी निकलता है, मतलब सेवरेज का पानी निकलता है बेसिकली। तो अब वो ईजमेंट राइट बन चुका है, इतने सालों से रह रहे हैं वो, तो वो बंद नहीं कर सकते उसको। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम है और तो प्लीज बोलें। सच राइट्स आर पर्सनल इन कैरेक्टर एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, बिकॉज अगर आपने मान लेते हैं मैंने वो रास्ता बेच दिया, मैंने बोला जी ये रास्ता तो मैं अलग से बेच रहा हूँ 5 लाख में, तो घर तो लैंडलॉक्ड हो गया, आप उसमें एंटर कैसे करोगे? बी के घर से, बी के घर के साइड से रास्ता निकल रहा था, बी की प्रॉपर्टी थी वो, वहां से उसने बोला चलो भाई आप रास्ता ले लो, आपका घर नहीं तो लैंडलॉक्ड हो जाता। पहले पुरखों ने, या फिर वो लैंड जैसे बनी थी बटी थी, उन्होंने किया ये, भाई थे मान लेते हैं, दादा के दादा के दादा भाई थे, उन्होंने कहा जी तेरे यहीं से रास्ता निकल जाएगा, हमारी ये होगी तेरी ये होगी। अब आप 5-6 जनरेशन बाद या 5-6 साल बाद या 10-15 साल 50 साल, नहीं मैंने रास्ता अलग से बेच देना, ये क्या बात हुई? फिर तो डोमिनेंट हेरिटेज का क्या होगा? आप घर में कैसे एंटर करोगे अगर आपने रास्ता ही बेच दिया? ऊपर हेलीकॉप्टर से थोड़ी लैंड करोगे। ठीक है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट सच राइट्स आर पर्सनल इन कैरेक्टर, फेवर ऑफ द पर्सन, रिलीजियस ऑफिसेज सच एज पुजारी महंत मतवाली आर रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, सिमिलर टीचर्स राइट टू टीच इज अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो ये सब इसके अंदर आता है। ठीक है, बाकी आपको, बाकी हमने कर लिया। इट्स ठीक है। देखो, इफ द ओनर ऑफ द ट्री इंटेंड्स टू कीप द ट्री अलाइव इट इज अ ट्री, तो दिस इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट ही इफ ही यूजेस टू कट इट देन इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग टिम्बर, मूवेबल। राइट ऑफ लीज एंड टेनेंसी इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट ऑफ फिशरीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमने कर लिया, रिवीजन ही चल रही है क्लास में। राइट टू टेक फॉरेस्ट प्रोड्यूस, टेंड टू लीव सॉइल मेकिंग ब्रिक्स इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि फॉरेस्ट से लेके जा रहे हैं आप। सिर्फ टिम्बर जो है, टिम्बर काटने के लिए, या ग्रास, टिम्बर और ग्रास, ये ही एक ऐसी चीजें हैं जो धरती के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसको आप मूवेबल प्रॉपर्टी मान रहे हो। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताओ। ट्री ग्रास और ग्रोइंग क्रॉप्स, ट्री ग्रास और ग्रोइंग क्रॉप्स, इसको आप एक्सेप्शंस में लिख लो भाई, कि बाकी सब चीजें जो जुड़ी हैं धरती के साथ वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही हैं। सिर्फ ट्रीज, टिम्बर, टिम्बर ट्रीज, ग्रोइंग क्रॉप्स फसलें, टिम्बर का ट्री, और जो आ रहा है हमारा ग्रास, ये नहीं है। ठीक है जी। राइट टू गेट मेंटेनेंस अलाउंस इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये बस, बाकी आपको इसमें और ज्यादा नहीं करना है। हम लोग दोबारा मिलते हैं क्लास में, अभी 13:21 हुए हैं, सो वी हैव गॉन ऑलमोस्ट फॉर 1 आवर क्लास। वी विल मीट एट अराउंड 13:45, और 13:45 से 2:45 तक हम लोग ऑलमोस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस को खत्म कर देंगे। तो आप लोग प्लीज 25 मिनट्स का ब्रेक लें और एंड वी मीट।